ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं, तो समझते हैं। देखो ये 0.4 मीटर है और बाद में ये पूरी लेंथ हो जाती है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब इसको ऐसे ऊपर खींचते हैं तो ये 1 मीटर मतलब ये कितनी होगी 0.6 मीटर। ठीक है। अब बच्चों फोर्स कांस्टेंट निकालना है। हाँ तो बच्चों ये स्प्रिंग की तरह से ही मान लो, तो इलोंगेशन कितने का हो गया इसका, तो के एक्स, और इस पे ये जस्ट उठ रहा है तो एम जी के बराबर होना चाहिए। तो 60 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10, तो अब देखोगे तो 600 0.6 करके के 1 आ जाएगा। चेक करो कोई दिक्कत हो? अच्छा 9.8 से किया, ठीक है। अभी क्लियर है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब आते हैं बच्चों इस पे, हाउ मच वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जबकि हम उसे उठाएंगे। तो बच्चों अगर मैं इसे उठा रहा हूं तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बताना है। तो देखो सभी फोर्सेस का वर्क डन मैं इस पार्टिकल पे डिस्कस कर रहा हूं। एक तो ग्रेविटी लगेगा, एक स्प्रिंग मान लो, एक एक्सटर्नल मान लो, 0 - 0। ये क्लियर है? अब ग्रेविटी का वर्क डन माइनस का 60 इंटू 10 की पावर -3 जी, और डिस्प्लेसमेंट 0.6, स्प्रिंग का हाफ के 0 स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर प्लस एक्सटर्नल 0। बस सॉल्व करोगे एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा। समझ गए ना बच्चों? कहीं कोई दिक्कत हो? ये ग्रेविटी का -mgh, स्प्रिंग का हाफ के 0 स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर, वो आ जाएगा। ठीक है। ओके बच्चों, आपने एक तो ये वाला बोला था, एक कोई और बोला था सर, 24। ठीक है 24। A mass is attached to the end of string 1 meter which ties fixed mass released from initial horizontal position below the minimum distance a peg P should be fixed, जिससे कि वो सर्कल कंप्लीट कर सके। बच्चों सिचुएशन ऐसी है कि ये एक पार्टिकल को तुमने ऐसे छोड़ा, वो ऐसे जाएगा, तो यहां कहीं मान लो तुमने एक कील जैसी कुछ लगा दी, तो जैसे ही वो यहां आएगा इसमें अटक जाएगा, इसमें अटक जाएगा, और इसमें अटकने के बाद इसके अबाउट ऐसे घूम जाएगा। सिचुएशन समझे? देखो यहां से पार्टिकल को छोड़ा, वो ऐसे नीचे आया तो आगे जाएगा, लेकिन यहां कोई कील जैसी लगा दी, कील जैसी लगाई तो वो रस्सी वहीं अटक गई और इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है। तो ये कील कहां पे लगाएं कि भाई ये सर्कल कंप्लीट कर ले? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अब मान लो बच्चों ये लेंथ L है, तो यहां से अगर मैं छोड़ूंगा तो बच्चों बताओ स्पीड बॉटम पे क्या होनी चाहिए? रूट 2gl। h हाइट से अगर कोई चीज नीचे आएगी तो रूट 2gh। तो यहां L हाइट से अगर वो नीचे आ रही है तो हम कई सारे मेथड से निकाल सकते हैं, बाकी वो कितनी आ जाएगी रूट 2gl। बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब मान लो कील जो हमने लगाई है वो R1 डिस्टेंस पे लगाई है, ये डिस्टेंस R1 है। तो बच्चों इसके अबाउट अगर हम सर्कल घुमाना चाहते हैं और पूरा सर्कल घुमाना चाहते हैं तो पूरा सर्कल घुमाने के लिए बॉटम पे मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए? रूट 5g। तो जो ये रूट 2gl है वो होना चाहिए रूट 5g/R1। स्क्वायर कर देता हूं तो मान लो अगर मैं रेडियस लिखता हूं तो 12/5 होना चाहिए। तो ये 12/5 है, तो ये कितना होना चाहिए? 3l/5। अब आंसर अगर l के टर्म्स में क्या है, l है तो फिर 3l/5 बस आंसर। चेक करो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो इसमें? समझ पाए ना बच्चों? हाँ बोलो बोलो। अच्छा उन्होंने कहाँ से पूछा है वो भी देख लेते हैं अगर वो दिया है तो। बिलो द पॉइंट O व्हाट मिनिमम डिस्टेंस P फिक्स 3l ही होना चाहिए, क्या दिया है? 3l दिया है 2 दिया है, चेक करो एक बार। समझ गए ना? यहां से देखोगे तो 12/5 होगा, वहां से पूछा है तो 3l/5।
अभी समझ पाए बच्चों इसे? ठीक है बच्चों, मुझे बताओ इसमें कोई और दिक्कत हो? चलें आगे। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ शायद मैंने 4a से कुछ दिया, उसमें कोई डाउट हो? 4a में जो भी मैंने दिया हो उसमें कहीं कोई दिक्कत? 1330, ठीक है। और कुछ? ठीक है, देख लो बच्चों, कोई डाउट हो पूछ लो आराम से। अब बच्चों 30 पे आते हैं। देखो, ए स्मॉल बॉब टाइड एट वन एंड ऑफ थिन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है भाई। इट डिस्क्राइब ए वर्टिकल सर्कल सो दैट मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन ये है, वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पे बतानी है, ठीक है भाई। तो बच्चों समझो, कल मैंने आप लोगों को लिखवाया था, बताओ हाईएस्ट टेंशन कहाँ पे होती है? ठीक है भाई, हाईएस्ट बॉटम पे, तो ये मान लो मैक्सिमम T1 और मिनिमम टॉप मोस्ट पॉइंट। बच्चों यहाँ T2, यहाँ T1, V1, V2, क्लियर है? तो बच्चों T1, T2 बताओ हाईएस्ट कौन सी होगी और मिनिमम T2, और इनका रेशो शायद दिया था, क्या दिया था? हाँ, मैक्सिमम मिनिमम टेंशन रेशियो 5:1, ठीक है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं T1 बाई T2 5/1, तो T1 इक्वल टू 5T2। इसके अलावा बच्चों मैंने एक पॉइंट आपको स्पेसिफाई करके बताया था, वो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए सही रहता है। लो, हाँ, उनका डिफरेंस 6 mg होता है, वरना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत लेंदी पड़ जाता है। अगर मान लो हम वो कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर वो लेंदी बहुत पड़ जाता है। तो वो अगर हमें पता हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब अगर मैं इनका डिफरेंस लिखता हूँ तो T1 माइनस T2 6 mg, और वो फिक्स रहता है। अब T1 की जगह अगर मैं 5T2 रख देता हूँ 6 mg, तो T2 बच्चों अपने पास आ गया 2 mg। चेक करो अगर मैंने कहीं मिस्टेक की, ठीक है ना? मिस्टेक है 3/2, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो T2 बच्चों अपने पास 3/2 mg आ गया, और T2 अपने पास कौन सी टेंशन है? हाईएस्ट पॉइंट की। अब हाईएस्ट पॉइंट के लिए अगर मैं लिखता हूं तो mg टेंशन, वही फंडा अपना T2 प्लस mg m v स्क्वायर बाई r। T2 की जगह अगर मैं ये रखता हूं तो ये हो जाएगा 5 mg/2। देखो 3 mg/2 5 mg/2 एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये कट गए अपने। फाइनली अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो 5gr/2 का अंडर रूट, 5gr/2 का अंडर रूट। अगर मान लो हम वैल्यूज के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, वैल्यूज के टर्म्स में, तो 5gr/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड आ जाना चाहिए। तो बच्चों आपने देखा इस रिजल्ट की वजह से काफ़ी आसान हो गया, वरना फिर काफ़ी लेंदी पड़ जाता है। वो तो फिर भी जाएगा बट लेंदी पड़ जाएगा। समझ पाए बच्चों? ओके बच्चों, अब मुझे बताओ इस एक्सरसाइज में कोई और डाउट, और कोई मैंने जो क्वेश्चन दिया 4b से बाई चांस दिया, बोलो। इसी एक्सरसाइज में 14, ठीक है। देखते हैं बच्चों, देखो, ए बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाई ए लाइट स्ट्रिंग लेंथ l, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज जस्ट कंप्लीट हाफ सर्कल, it is imparted a minimum horizontal velocity at lowest point such that it complete half circle reaching the topmost point b। ये क्या लिखा है इन्होंने? एक बार मैं फिर रीड करता हूँ, लेकिन फिर टॉप पॉइंट कैसे पहुंचा दिया? एक बार मैं फिर रीड करता हूँ, नहीं मैं एक बार फिर रीड करता हूँ, देखता हूँ। A bob of mass m is suspended by a light string of length l. It is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point a
सच दैट इट जस्ट कंप्लीट हाफ सर्कल। अच्छा हाँ, हाफ सर्कल एक्चुअल में मैं हाफ सर्कल यूँ मान रहा हूँ, लेकिन वो हाफ सर्कल ये ले रहा है। ठीक है ठीक है, तो वो आधा इस तरह से करेगा तो पूरा ही कर लेगा, उसको ऐसे घुमा के लिखने की क्या जरूरत है। जनरली हाफ सर्कल कंप्लीशन ये मानते हैं, लेकिन वो इस तरह से हाफ सर्कल मान रहे हैं। ठीक है ठीक है, सच दैट इट जस्ट कंप्लीट हाफ सर्कल रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ए पे और बी पे, लाइट स्ट्रिंग है तो ये तो सीधा सा हो जाएगा। देखो ए पे स्पीड रूट 5 GR होनी चाहिए, बी पे स्पीड रूट GR होनी चाहिए। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ तो किससे किसका पूछा है इन्होंने, ए से बी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम तो कट ही जाएंगे, एक जगह 5GR एक जगह GR, तो 5 आ जाना चाहिए। चेक करो, समझ पाए ना क्या किया, हाफ एम रूट 5GR का स्क्वायर, हाफ एम रूट GR का स्क्वायर, बस आंसर। समझ गए ना बच्चों, बोलो अगर कोई डाउट हो। ओके ठीक है, और बच्चों बोलो अगर कोई कंफ्यूजन हो। चले आगे फिर। ठीक है, अब इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूं। ठीक बच्चों, इसे फिर मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो बच्चों, मान लो बच्चों ये सिचुएशन है, ये रस्सी या सरफेस कुछ भी मान सकते हो, चाहो तो सरफेस मान लेते हैं, चलो ठीक है ना, एम, क्योंकि सरफेस और रस्सी सेम ही रहता है, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, 3.5 GR। ठीक है, और ये मान लो स्मूथ वर्टिकल ट्रैक। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ठीक है, ठीक बच्चों, इसमें आप लिख लो, जैसे ये मान लो बच्चों पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट ए, तो इसमें बच्चों आप लिख लो कैलकुलेट हाइट फ्रॉम पॉइंट ए, calculate height from point A where it loses contact, calculate height from point A where it loses contact from surface, calculate height from point A where it loses contact from surface। रेडियस मान लो बच्चों r है, या r के टर्म्स में ही आंसर अपना आ जाएगा। बच्चों मुझे पहले ये बताओ, जैसे ये है अपना, ठीक है, तो इस केस में बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या ये सर्कल कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि उसको रूट 5GR चाहिए और ये अपने पास कितना है, रूट 3.5। अब मुझे बताओ क्या ये रूट 2GR से ज्यादा है, तो अगर मान लो ये रूट 2GR होता तो यहाँ तक पहुँच जाता, सीधा सीधा कर लेते, लेकिन उससे ज़्यादा है तो इसको भी क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा तो बच्चों यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, इस पे mg ऐसे नीचे लगेगा। मान लो बच्चों जैसे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, तो सबसे पहले बच्चों एक बार सॉल्व करो इस पॉइंट पे। देखो दो चीज़ें आपको मेनली लगानी होती हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, एक तो आपको स्पीड निकालनी पड़ती है, स्पीड के लिए चाहो तो आप वही v² = u² फॉर्मूला लगा सकते हो। दूसरा आपको नेट फोर्स अलोंग सेंटर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो उस बेसिस पे बच्चों आप ये थीटा निकालने का ट्राई करो, आप पहले ये थीटा निकालने का ट्राई करो, क्योंकि ये थीटा आ गया तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा।
पता नहीं, हो सकता है 7/2 तो कैसे हो जाएगा, आप सोचो 7/2 के हिसाब से तो साइन थीटा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखो अच्छा चलो आप बताओ दीप्ति, आप क्या फॉलो कर रही हो? नेट फोर्स अलोंग सेंटर कितना ले रहे हो? mv²/r। पूरा मुझे बताओ, mv²/r देखो n प्लस mg cos थीटा mv²/r, फिर नॉर्मल को जीरो किया उस, हाँ अब v तुमने ये रख दिया, ये गलत है, क्योंकि वही मैंने बताया v आपको उस पॉइंट का रखना होगा, उस पॉइंट का v कैसे निकालोगे, या तो एनर्जी कंजर्वेशन से या v² = u², उससे वहां तक आपका सही है, बस v की वैल्यू सही तरीके से निकाल के रखनी। अब करो, इस तरह से नहीं, वैल्यू रखो आ जाएगा मेरे हिसाब से, एक प्रॉपर आंसर निकल आता है। डेटा ऐसा है कि ज़्यादातर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हो पाए आप कर लो, कर लो। सेवन बाई 20 हो सकता है सही हो, पर मुझे जितना याद है 30 या 60 में से कुछ आना चाहिए, एग्जैक्टली तो मुझे आंसर याद नहीं है, चलो अभी देख लेंगे, वरना जितना मुझे ये क्वेश्चन याद है उस हिसाब से आंसर शायद आंसर बच्चों 60 डिग्री आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 60 डिग्री। आ रहा है 60 डिग्री, ओके चलो मैं डिस्कस करता हूँ। ओके बच्चों देखते हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों देखो, दो ही चीज़ों पे बच्चों जनरली फोकस करना होता है, या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन या फॉर्मूला लगा दो, और दूसरा सेंटर की तरफ फोर्स। तो बच्चों यहाँ इस mg को तोड़ोगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा, और ये नॉर्मल। अब एट टाइम ऑफ लूजिंग कांटेक्ट नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो।
तो चाहो तो उसको स्टार्टिंग में ही 0 ले लो। अब सेंटर की तरफ फोर्स mg cos थीटा, मास इनटू यहाँ पे मैंने स्पीड मान ली कुछ v1 है या v है, तो m v स्क्वायर बाई r, फर्स्ट इक्वेशन। बोलो बच्चों, mg cos थीटा प्लस नॉर्मल m v स्क्वायर बाई r, नॉर्मल 0 है तो उसको नहीं लिखते हैं, बस ये पहला आ गया। अब बच्चों मैं यहां से यहां तक फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये डिस्टेंस बच्चों r cos थीटा होगी, जिससे एंगल टच हो वो cos, तो ये हाइट अपने पास क्या होगी r cos थीटा। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस, तो बच्चों ऊपर जा रहा है, स्पीड कम होगी या बढ़ेगी, तो क्या लोगे माइनस 2g। अब इफेक्टिव हाइट बच्चों क्या दिख रही है, r प्लस r cos थीटा, तो r प्लस r cos थीटा, ये क्लियर है बच्चों। अब बच्चों देखो यहां पे ये कट गए, v स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं जी आर cos थीटा इस साइड से, ठीक है बच्चों। यहां देखो 3.5 और ये 2 बचा 1.5 gr और ये 2gr cos थीटा, माइनस में, हाँ माइनस में आएगा बच्चों। देखो 2gr इससे गया ये, और माइनस का 2gr cos थीटा उधर भेज देता हूं, तो 3gr cos थीटा 1.5 gr cos थीटा बच्चों यहां से आ गया 1/2, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। अब चेक करो बच्चों कहीं कोई डाउट हो, तो थीटा बच्चों अपने पास कितना होना चाहिए 60 डिग्री, ये चीज क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एक बार वापस चेक करो, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना ये, ठीक है बच्चों। जैसे उस पॉइंट पे एंगल मुझे पता चल गया, एंगल मुझे पता चल गया है, अगर मैं पूछता हूं कि उस पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी जब वो कांटेक्ट लूज करेगा, बोलो बच्चों। ये चलो पहले इतना कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। यहां तक चीजें क्लियर है ना बच्चों, यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक। ओके अब बच्चों इसमें आप लिख लो, इतना समझ पाए ना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड स्पीड कॉमा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फाइंड स्पीड कॉमा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कॉमा नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन, फाइंड स्पीड कॉमा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन और कुछ टोटल एक्सेलरेशन एट टाइम ऑफ लूजिंग कांटेक्ट, एट टाइम ऑफ लूजिंग कांटेक्ट। तो बच्चों अब बताओ स्पीड क्या होनी चाहिए, सही है बच्चों। देखो स्पीड अगर लिखोगे तो थीटा की जगह क्या रख दोगे 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री, तो थीटा की जगह बच्चों अगर 60 डिग्री रखोगे तो g cos 60 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो v बच्चों हो जाएगा जी आर बाई 2 अंडर रूट। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है ये। अब बच्चों मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिख रहा हूं, तो mg sin थीटा बाई m, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बच्चों हो जाएगा g sin 30 g रूट 3 बाई 2, नहीं g बाई, हाँ सही है 60 रखूंगा, g रूट 3 बाई 2। बच्चों नॉर्मल एक्सीलरेशन लिखता हूं, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन बच्चों v स्क्वायर बाई आर,
तो v स्क्वायर बाई आर कितना आ गया, g बाई टू। टोटल एक्सीलरेशन बच्चों लिखूंगा तो दोनों का स्क्वायर अंडर रूट g। एक बार बच्चों चेक करो, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो मुझसे पूछो। नॉर्मल एक्सीलरेशन देखो समझना, नॉर्मल तो जीरो ही है, तो g cos थीटा mg cos थीटा नॉर्मल एक्सीलरेशन देगा, तो mg cos थीटा अपॉन m यानी कि g cos थीटा, तो g cos थीटा यानी कि g बाई टू, या इससे भी कर सकते हो v स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर बाई आर ही अपना सेंट्रीपिटल या नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है, तो v स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल या नॉर्मल एक्सीलरेशन है, g cos 60 g बाई टू। क्लियर है बच्चों भी? अब बच्चों इसमें कई बार ये पूछते हैं कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर लूजिंग कांटेक्ट, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, टेंजेंशियल निकाल रहे हैं, नॉर्मल निकाल रहे हैं, फिर नेट निकाल रहे हैं, उतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कांटेक्ट लूज कर चुका है तो वो कहाँ आ गया है, हवा में। अगर उसने कांटेक्ट लूज कर दिया तो वो कहाँ आ गया, हवा में। हवा में आ गया तो उसका एक्सीलरेशन पक्का जी ही होगा। तो चाहो तो आप टेंजेंशियल निकालो, नॉर्मल निकालो, उसका स्क्वायर अंडर रूट करके निकालो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार अगर कोई चीज़ हवा में आ गई है तो उसका एक्सीलरेशन पक्का ग्रेविटी का ही होगा। तो अगर वो टोटल एक्सीलरेशन कभी भी कांटेक्ट लूज करने के बाद पूछता है तो वो पक्का ग्रेविटी का ही होगा। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? कृष्णा यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसी में बच्चों आगे फिर लिख लो, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब बताओ जब वो कांटेक्ट लूज कर देगा उसके बाद क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल में जाएगा। तो अब बच्चों आगे लिख लो, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ए, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ए अटेन बाय पार्टिकल, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ए अटेन बाय पार्टिकल। तो पॉइंट ए से कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो तुम्हें निकालना है। तो बच्चों एक बार मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोग समझो, ठीक है? बच्चों मुझे बताओ, जब कांटेक्ट लूज कर देगा तब उसकी स्पीड कितनी आई, रूट जी आर बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, फिर बताओ जब वो कांटेक्ट लूज करेगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, रूट जी आर बाई टू। ठीक है, वहां तक हमें पता चल गया। अब बच्चों इस डायग्राम को देखना, ठीक है बच्चों? मुझे बताओ ये एंगल कितना है, 60, ये तो बच्चों ये एंगल कितना हुआ, क्लियर है बच्चों? पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल में निकलेगा, पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल में निकलेगा और उसका एंगल अपने पास कितना आया है, 60। तो बच्चों अब प्रोजेक्टाइल में अगर वो ऐसे निकल रहा है, उसकी स्पीड हमें पता है रूट जी आर बाई टू, उसका एंगल हमें पता है 60, तो ये हाइट हम निकाल सकते हैं। ये हाइट बच्चों होगी यू स्क्वायर, तो रूट जी आर बाई टू का और साइन 60 का स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो बच्चों जी आर बाई टू साइन 60 बच्चों रूट 3 बाई टू, उसका स्क्वायर 3 बाई 4 अपॉन 2g। तो बच्चों अब अगर इसे चेक करोगे तो g से g कट गया, 3r बाई 16 आना चाहिए। चेक करो मैं सही कर रहा हूँ, 3r बाई 16। बच्चों ये वाली हाइट आई, ये वाली हाइट अगर हम a से निकालेंगे, फ्रॉम a, तो a से बच्चों होगा r प्लस r cos 60 प्लस 3r बाई, या h लिख देता हूं एक बार। अब बच्चों सबको जोड़ दोगे तो 3r बाई टू, 3r बाई टू 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 27
27r/16। बच्चों चेक करो अगर मैंने कहीं कोई मिस्टेक की। समझ पाए बच्चों? तो अब ध्यान से समझो बच्चों, जनरली इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई आता है तो वो एडवांस में आएगा, मेंस में कम चांस है क्योंकि कैलकुलेटेड काफ़ी रहता है, पर वैसा कोई फिक्स नहीं है क्योंकि कई बार मेंस में बहुत अजीब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन मैंने देखा था, ऑप्टिक्स में था, जिसमें कि इमेज का एक्सेलरेशन कुछ निकालना था, तो वो एक्सेलरेशन निकालना नॉर्मली मैंने कभी नहीं देखा था क्योंकि बहुत लेंथी पड़ जाता, लेकिन पूछ लिया गया था तो जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। पर ठीक है, कोई नहीं, कंसेप्ट बच्चों समझ पाए। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा, सबसे पहले तुम वहाँ पे स्पीड निकालोगे, फिर नॉर्मल निकालोगे, उसे जीरो करोगे, क्लियर है? उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल में जाएगा तो इस तरह से हाइट निकालोगे, तब जाके फाइनल आंसर निकल पाएगा। अभी ये क्लियर है बच्चों? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों अगर हम इसमें आगे चीजें देखें, ये वाला क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, इसे फिर मैं हटा देता हूं। बच्चों कर लिया ना? नंदनी कर लिया आपने? हटा दो ना? ओके, अब बच्चों देखो फिर आप, बच्चों मान लो जैसे इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, एक काम करता हूँ 2D में ही बना देता हूँ। बच्चों मान लो इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये m मास, इसको रेस्ट से छोड़ दिया तो ये स्लाइड करके नीचे आएगा, रेडियस r। तो बच्चों स्लाइड करके नीचे आएगा, मान लो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे वो कांटेक्ट लूज कर देता है, यहाँ पे मान लो वो कांटेक्ट लूज कर देता है। तो बच्चों एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, स्मूथ सरफेस है, तो इसकी जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। तो ये मान लो बच्चों पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है? ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें आप लिख लो फाइंड थीटा वेयर ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट फ्रॉम सरफेस। फाइंड थीटा वेयर ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट फ्रॉम सरफेस। तो बच्चों वो इस तरह से स्लाइड कर रहा है, इस तरह से स्लाइड कर रहा है, तो आपको बताना है कि किस पॉइंट पे जाके वो कांटेक्ट लूज कर देगा। ठीक है? तो बच्चों अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसके कंपैरिजन में आसान है, उसके कंपैरिजन में आसान है। करो एक बार, क्योंकि अभी के में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व थी। ठीक है?
बच्चों जैसे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, आप उस थीटा पे एफबीडी बनाओ, रिजॉल्व करो, सेंटर की तरफ नेट फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉर्मल को फिर जीरो कर दो, या नॉर्मल को पहले भी जीरो लेके चल सकते हो। सही है बिल्कुल। बच्चों देखो, मान लो वो यहां से स्लाइड करके ऐसे नीचे आ गया, तो बच्चों अब देखना आप लोग, जैसे अगर बच्चों मैं डिस्कस करता हूं तो ये सिचुएशन है, यहां से हमने मान लो उसे छोड़ा, यहां मान लो वो कांटेक्ट लूज कर गया, यहां वो कांटेक्ट लूज कर गया, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर मैं इसका एफवीडी बनाता हूं तो यहां क्या लगेगा, mg, ये थीटा तो ये थीटा, तो बच्चों यहां लगेगा नॉर्मल और यहां लगेगा mg cos थीटा, और मान लो उसकी स्पीड v है। बच्चों ये डिस्टेंस अगर मैं लिखता हूं तो जिससे एंगल टच होता है वो cos, तो बच्चों ये पूरी r माइनस r cos थीटा, ये चेक करो बच्चों, कोई दिक्कत, सही कह रहे हो बच्चों। सरफेस इस तरह से है तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, बाहर, तो इस केस में अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो बाहर, बट कांटेक्ट लूज कर रहा है तो चाहो तो स्टार्टिंग में ही जीरो कर सकते, तो नॉर्मल अपने पास जीरो। अब सेंटर बच्चों ये है सेंटर, तो पहली स्टेप एफबीडी, फिर सेंटर निकालना। अब सेंटर की तरफ फोर्स mg cos थीटा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r। अब बच्चों यहां से यहां तक मैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा रहा हूं, तो प्लस माइनस तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड बढ़ेगी, प्लस 2g r माइनस r cos थीटा, ये क्लियर है बच्चों। अब v स्क्वायर की जगह बच्चों में लिख रहा हूं जी आर cos थीटा, जैसा पहले किया था। अब इधर लिखोगे तो 2gr माइनस 2gr cos थीटा, बच्चों gr उधर लेके जाता हूं तो ये हो गया 3 cos थीटा, ये 2, तो cos थीटा बच्चों अपने पास कितना आ गया, 2/3। बच्चों चेक करो अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक है, चेक कर लो बच्चों आराम से। अब बच्चों समझो, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, इसमें बताओ आंसर कितना आया, cos थीटा 2/3, चाहो तो याद रख सकते हो वरना इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकाल सकते हो। कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है, ये समझ गया। अब वापस से बच्चों कुछ चीजें समझो, देखो इसी में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो कि मैं करवा नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूं। यहां बताओ स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, जीरो, स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो। अब किसी में बोल सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लो √gr/3 थी, तो अब फर्क क्या पड़ेगा, जो तुमने स्टार्टिंग स्पीड जीरो ली है उसकी जगह ये कर दो, बाकी सारी की सारी स्टेप 100% सेम हो। जो हमने स्टार्टिंग स्पीड जीरो ली है उसकी जगह बस हम ये रख देंगे, किसी में मान लो ये √gr/4 दे दिया तो स्टार्टिंग स्पीड वो रख दोगे, खत्म, ये समझ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न बच्चों फिर इसमें क्या हो सकता है या क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। ये सिचुएशन बच्चों, यहां हमने यहां से पार्टिकल छोड़ा था, कई बार क्या करते हैं यहां से ना छोड़ के यहां से छोड़ दिया θ1 से, और आपसे बोला कि θ2 पे कांटेक्ट लूज कर दिया, θ2 पे कांटेक्ट लूज कर गया, तो θ2 बताना, तो बच्चों यहां हो जाएगा mg cos θ2, पूरा वही रहेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू जीरो ही रहेगा, 2g। अब यहां क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, तुम ये वाली हाइट लिखोगे r1 cos θ1, ये लिखोगे r1 cos, हाँ r cos θ1 r cos θ2,
तो r cos थीटा 1 माइनस r cos थीटा 2, तो जो मैंने r माइनस r cos थीटा लिया उसकी जगह तुम क्या लोगे r cos थीटा 1 माइनस r cos थीटा 2, बस उतना फर्क पड़ेगा। कंसेप्चुअली कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन वगैरह कम ज़्यादा हो सकती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, पर सभी क्वेश्चन लगभग इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इसमें बच्चों भी कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कंसेप्ट बच्चों समझ गए ना? ठीक है, अब बच्चों हम आगे चीजें डिस्कस करते हैं, इसे बच्चों हटा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें आप देखो, ये हो सकता है आपने होमवर्क में भी सर्च किया अगर मैंने दिया हो, मुझे याद नहीं। ये एम है, रेडियस आर, हेमिस्फेयर या सिलेंड्रिकल कुछ भी हो सकता है। हेमिस्फेयर देते हैं तो भी वही चीज है, और एक सिलेंड्रिकल देते हैं तो भी वही है। ठीक है, तो एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। मान लो बच्चों ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो, इफ पार्टिकल लूजेस कांटेक्ट एट पॉइंट ए, if particle loses contact at point A, then find V naught. If particle loses contact at point A, then find V naught. बोलो बच्चों, अगर वो वहीं का वहीं कांटेक्ट लूज कर देता है, ए पॉइंट पे कांटेक्ट लूज कर देता है, स्पीड भी वैसे ही कांटेक्ट उसने लूज कर दिया, तो स्पीड क्या होनी चाहिए? नहीं, करो एक बार, हो सकता है मैंने कल होमवर्क में दिया हो ये क्वेश्चन, मुझे याद नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सही है बच्चों, कुछ है नहीं। देखो mg नॉर्मल, पहली स्टेप एफवीडी, दूसरी स्टेप सेंटर, वही करते हैं। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स, तो mg माइनस नॉर्मल मास इनटू सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, कांटेक्ट लूज कर रहा है तो नॉर्मल 0, m वी नॉट स्क्वायर बाई आर, वी नॉट बच्चों यहां से कितना आ गया, रूट जी आर। तो बच्चों रूट जी आर अगर स्पीड होगी या उससे ज्यादा होगी तो वो उसी इंस्टेंट पे कांटेक्ट लूज कर देगा, उसी इंस्टेंट में कांस्टेंट लूज कर देगा। अब मान लो बच्चों उसने यहीं कांटेक्ट लूज कर दिया, यहां जाके गिर गया, यहां जाके गिर गया, मान लो कांटेक्ट लूज कर दिया तो यहीं जाके गिरेगा ऐसे। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड डी। बच्चों फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि नहीं, देख लो आराम से। अब डी डिस्टेंस बतानी, डी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? स्पीड वी नॉट लेके चलनी है, स्पीड बच्चों रूट जी आर लेके चलना है, उस रूट जी आर के अकॉर्डिंग डी क्या होना चाहिए? सही लग रहा है? क्या किया गौरव? सही है, सही है बच्चों, ये सीधा प्रोजेक्टाइल हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो टाइम क्या होता है, अंडर रूट 2h बाई जी। तो d अगर मैं लिखता हूं तो टाइम 2r बाई जी, और स्पीड तुम्हारे पास रूट जी आर, तो ये कट गए, तुम्हारा आंसर ठीक है रूट 2r। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? समझ गए बच्चों? देखो वहां से सीधा कांटेक्ट लूज कर जाएगा तो प्रोजेक्टाइल में जाएगा, प्रोजेक्टाइल में जाएगा तो बस टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल स्पीड। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही है? वंस बोलो कोई डाउट हो? ठीक,
ठीक है। ओके, अब बच्चों फिर देखते हैं इस क्वेश्चन पे, फिर आते हैं। बच्चों बताओ किस एंगल पे वो कांटेक्ट लूज कर रहा था। इसमें भी बच्चों एक चीज पूछ ली जाती है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर लूजिंग कांटेक्ट। बोलो बच्चों क्या होना चाहिए जी, क्योंकि कांटेक्ट लूज कर दिया तो एक्सेलरेशन क्या होगा जी, समझ गए ना बच्चों। अगर आपसे बोलते हैं कि कांटेक्ट लूज करने के बाद एक्सेलरेशन बताओ, तो किसके बराबर होगा, ग्रेविटी के। समझ गए ना बच्चों, यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब वापस इधर आए बच्चों, कई बार इसमें स्पीड मान लो आपको बोल दिया, ठीक है, पूरा क्वेश्चन जैसे मान लो ये वाला क्लियर था ना, पिछला वाला कर लिया ना, ठीक है। अब बच्चों हमारे दिमाग में ये सेट है कि भाई रूट जी आर अगर स्पीड होगी तो वो हाथों हाथ कांटेक्ट लूज कर देता है। अब बच्चों बताओ अगर ये स्पीड है तो क्या वहीं का वहीं कांटेक्ट लूज करेगा, कर देगा, 100% कर देगा। अब आपसे पूछता है कि मान लो ये ऐसे जाके इधर गिर गया, तो ये डिस्टेंस बताओ। तो अब अगर आपको वो रूट जी आर पता है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता है कि वो हाथों हाथ कांटेक्ट लूज कर रहा है, तो टाइम इनटू स्पीड, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो वहीं की वहीं कांटेक्ट लूज कर देगा। और अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो फिर आप पहले हो सकता है कि इस तरह से सोचो कि शायद यहाँ कहीं कांटेक्ट लूज करेगा, सॉल्व करो, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा एंगल निगेटिव आ जाएगा, तो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। समझ रहे हो, क्योंकि तुम मेथड से करोगे तो थीटा निगेटिव में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर रूट जी आर स्पीड है तो वो वहीं की वहीं कांटेक्ट लूज कर देगा। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में इससे ज़्यादा स्पीड दे दी, फिर पूछता है कि कांटेक्ट कहाँ लूज करेगा या कितनी डिस्टेंस होगी, तो तुम अननेसेसरी सॉल्व करने बैठ जाओगे तो वो काफ़ी लेंदी चला जाएगा और उससे कुछ हासिल नहीं होगा। समझ पाए बच्चों, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत, चले आगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला पार्ट है उसमें बच्चों हमें यही चीज़ें पढ़नी है। एक आध क्वेश्चन बच्चों हम मॉड्यूल से कर लेते हैं। जैसे बच्चों देखो पेज 69 क्वेश्चन 27, या एक दो क्वेश्चन में ऐसे ही थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा रुको बच्चों, मैं सारे ही क्वेश्चन इसमें लिख रहा हूँ, हो सकता है उसमें एक आध क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में दे दिया हो तो वो भले ही स्किप कर देना, ठीक है ना। पर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक बार दे रहा हूँ। फर्स्ट में 24, 25, सेकंड में बच्चों 11, 22, बच्चों इसे 23rd आप एक बार रीड करो। जो अभी हमने डिस्कस किया है उसमें हमने एंगल निकाला है, इसमें हाइट पूछी, इट विल लीव द सर्कल विथ वर्टिकल डिस्टेंस h बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये अभी अगर देखोगे 23rd जैसे अगर आप रीड करोगे तो जो अभी हमने ये किया था, तो cos थीटा कितना निकला 2/3, तो ये डिस्टेंस कितनी निकली 2r/3, ये r, तो ये कितनी होगी r माइनस 2r/3, यानी कि, तो इसमें यही हाइट पूछी है कि कितना डिस्टेंस नीचे कांटेक्ट लूज करेगा। समझ पाए ना बच्चों, पार्टिकल को छोड़ दिया, एंगल हम निकाल चुके हैं, इन्होंने पूछा है कि किस हाइट कितना नीचे कांटेक्ट लूज करेगा, तो वो ये निकल आया। समझ गए ना बच्चों, ठीक है। अब वापस अगर हम इस पे आए, 23rd कर लिया हमने, ये हमने 24 दिया ही था, 25 बच्चों अगर दे रखे हो तो वो स्किप कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 26, 27, 28, 29, ठीक है। फिर बच्चों 4a, उसमें देखोगे तो सेकंड 13, 23rd, 24, 25,
बच्चों हो सकता है मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले दे दिए हो। 4B में बच्चों देखोगे तो 5th, ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। अब बच्चों अभी इसमें जस्ट आप एक काम कर सकते हो, एक तो अभी जो मैंने बोला था साइड 27 एक बार 27 से पहले आप रीड कर लो 11th। तो पहले बच्चों 11th केवल रीड कर लो, उसे सॉल्व नहीं करना है, रीड कर लो, एक बार रीड कर लो बस, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, घर पे आप अटेम्प्ट कर लेना। रीड कर लिया बच्चों, ठीक है। हाँ पी से वो प्रोजेक्टाइल करेगा, हाँ सी पॉइंट से। तो बच्चों ये समझो, ये बताओ ए से लेके सी तक कितनी हाइट हो जाएगी? 3r। कितनी हाइट होगी? 3r। तो 3r हाइट नीचे आ रहा है तो बॉटम पे स्पीड कितनी होगी? √2g और हाइट 3r, 6gr। बताओ सर्कल कंप्लीट कर पाएगा क्या? कर पाएगा। तो बच्चों यहाँ वो पहले जो हमने नॉर्मल जीरो किया था वैसा नॉर्मल जीरो करके कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। वो कांटेक्ट लूज क्यों करेगा? क्योंकि ट्रैक खत्म हो गया। वो इस वजह से कांटेक्ट लूज नहीं कर रहा है कि भाई नॉर्मल जीरो हो गई। वो क्यों नॉर्मल कांटेक्ट लूज करेगा? क्योंकि ट्रैक खत्म हो गई। तो इसमें वो दिक्कत नहीं है कि भाई तुम नॉर्मल निकालो और वो सब करो। तुम्हें बस ये करना है, यहाँ पे स्पीड निकालनी पड़ेगी, केवल स्पीड निकालनी है। और 45 डिग्री एंगल है तो प्रोजेक्टाइल में 45 से जाके फिर हाइट वाइट निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि भले ही इसमें वो कांटेक्ट लूज कर रहा है बट ये कांटेक्ट जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया उससे अलग। यहाँ वो कांटेक्ट क्यों लॉस कर रहा है? क्योंकि ट्रैक खत्म हो गया, ट्रैक टूटा हुआ है इस वजह से, ना कि उसका नॉर्मल जीरो हो गया। जबकि पहले वो कांटेक्ट क्यों लूज कर रहा था? क्योंकि नॉर्मल जीरो हो गया। ये समझ गए बच्चों? अब 27 जो मैंने कहा था उसे अटेम्प्ट कर लो। ठीक है ना बच्चों, समझ गए ना इस क्वेश्चन को? बच्चों ये क्वेश्चंस नोट कर लेना, ठीक है ना, कर लो एक बार। तो इनमें हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली दे रखे हों, तो वो तो पता चल ही जाएगा आपको कौन से हम कर चुके हैं। बच्चों ये नोट कर लिया, अभी कर लो। ठीक है बच्चों, इसे हटा देता हूँ। अब जो ये क्वेश्चन है उसे एक बार रीड कर लो, अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
तो बच्चों जैसे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखना बच्चों, पहले ऑप्शन में बताओ स्पीड क्या दी है, 5√gr। 5 को अगर अंदर ले जाओ 25√gr, बताओ √gr से कम है या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अब बच्चों याद करो, अगर हम यहाँ √5gr से फेंकते हैं तो यहाँ स्पीड क्या होती है, √gr, तो कितनी कम हो जाती है, 4 से। तो अगर मैं 25 से फेंकूंगा तो यहाँ स्पीड आएगी 21gr। ये क्लियर है। अब वो इसके बाद क्या करेगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल में चला जाएगा। हाँ, और p हमें कितना दिया है, 3r शायद, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों समझो, अगर मैं उसकी रेंज लिखता हूं तो रेंज होगी टाइम, टाइम हो गया 2h, h इज 2r g, और स्पीड हो गई √21gr। तो ये कट गया, अब 2 तो बाहर आ गया, r भी बाहर आ गया, √21। √21 को अगर मैं 4 भी मान लेता हूँ, बाकी तो 4 से ज़्यादा ही होगा, 4.5 के आसपास होगा, लेकिन चलो 4 मान लो, तो भी 8r, तो p से तो काफ़ी दूर गिरेगा, तो वो मतलब वहाँ नहीं आ पाएगा। तो ये ऑप्शन अपना गलत है। ये चीज़ समझे बच्चों, ठीक है, ये ऑप्शन अपना गलत है। अब अगर मैं बी ऑप्शन के लिए बच्चों वही कहानी देखता हूँ, तो 5/2 बाहर लिखा है, यानी कि 2.5, 2.5 को अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 6.25। अब बताओ √5gr से कम है या ज़्यादा, ज़्यादा है। अब बच्चों जैसे मैंने इसमें रेंज निकाली, अब तुम 6.25 मान के एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करूँ, ठीक है ना। रेंज कितनी आनी चाहिए, वो जैसे बच्चों मैंने अभी पिछले वाले के लिए रेंज लिखी थी, ऐसे ही अब आप इसके लिए रेंज लिखने का ट्राई करो। कितना आ रहा है, 3r, देख लेते हैं। 3r मतलब p पे आ जाएगा। अब बच्चों देखते हैं वापस, ठीक है। देखो 6.25 से भेजा तो ऊपर रफ्तार बच्चों कितनी होगी, 4gr से कम होके 2.25gr, यही तो होगी, √4gr से कम होके ये रह जाएगी। अब वही रेंज अगर मैं लिखूंगा तो 2 इंटू 2h/g, 2 इंटू 2h/g इंटू 2.25√gr, तो √g कट गया, r बाहर, इसका √2, इसका √1.5, 3r, और वो 3r ही है, तो वो p पे गिर जाएगा, p पे गिर जाएगा। बच्चों ये दो पार्ट क्लियर हुए, ये दो पार्ट क्लियर हुए। अब बच्चों अगर मैं √5gr वाला कंसेप्ट लगाता हूँ, √5gr वाला, मान लो यहाँ स्पीड अगर मैं √5gr ले, बच्चों पहले मुझे ये बताओ फर्स्ट सेकंड पार्ट क्लियर हो पाए ना, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चलेगा ना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ √5gr लेता हूँ तो यहाँ रफ्तार क्या होगी, उस केस में अगर मैं रेंज लिखता हूँ तो 2√2h/g, और टॉप पॉइंट पे स्पीड √gr, √g कट गए तो 2r, तो रेंज अपनी कितनी आ रही है, 2r। तो p की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2r, मिनिमम उतनी तो चाहिए, क्योंकि ऊपर √gr स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। तो अब ऑप्शन देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, वो तो वैसे ही गलत हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ x ये है। अब बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत ना करेगा, ये चीज क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों बताओ इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट, समझ गए ना ये, ठीक है। इसके चारों पार्ट अभी क्लियर है ना, ठीक। इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आप एज ए होमवर्क रख लेना, ठीक है, ओके।
कर लो बच्चों इतना। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ठीक है, कर लो। कर लिया? ठीक है बच्चों, अभी हटा दो इसे। तो बच्चों समझो, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से क्या मतलब होता है वो हम समझते हैं। उससे पहले बच्चों थोड़ा सा याद करते हैं। मैंने आपको बोला था कि मान लो जैसे तुम्हारी अभी एनर्जी 2000, कितनी है 2000, तुमने मान लो 300 वर्क कर ली, तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी 700, सॉरी 1700। तो आप कैसे लिखोगे, 2000 माइनस 1700 इक्वल टू 300। तो जितना डिक्रीमेंट होगा उतना ही वर्क डन होगा। तो इसी को बच्चों हम कैसे लिखते हैं, इसी को बच्चों हम लिखते हैं, याद करो, W कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू। इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहो तो dW कंजर्वेटिव माइनस का du। dW को बच्चों लिख सकते हो f dx माइनस का du। तो f यहाँ से क्या आ गया, माइनस का du बाई dx। खैर ठीक है, वो अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसे अभी छोड़ते हैं। ये चीज़ समझे बच्चों। अब एनर्जी डायग्राम से मतलब क्या है बच्चों, वो अगर हम समझें तो बच्चों एक बार पहले ये बना लो। मान लो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है और ये एक्स एक्सिस है। इस तरह से मान लो एक डायग्राम है, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से वेरी कर। ठीक है, अब बच्चों जो हमने पढ़ा था वही हम वापस डिस्कस कर रहे हैं कि भाई W कंजर्वेटिव क्या होता है, माइनस का डेल्टा यू। इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो dW कंजर्वेटिव माइनस का du। इसको लिख सकते हो f dx माइनस का du। तो f यहाँ से आ गया माइनस का du बाई dx। इसी को बच्चों हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ux कर्व। तो फोर्स बच्चों क्या हो जाता है, ux कर्व के स्लोप का नेगेटिव, ux कर्व के स्लोप का नेगेटिव। इतना कर लो बच्चों, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बच्चों से समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो इस तरह की कोई पहाड़ी एरिया, स्मूथ सरफेस की कोई पहाड़ी एरिया, तुम्हारे पास कोई बॉल है। तो बच्चों तुम बताओ उस बॉल को यहां टिका सकते हो, बी पे ट्राई करके, बहुत मुश्किल है बट टिका सकते हो। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो बच्चों बताओ बॉल किस किस पॉइंट पे टिक सकती है, बी डी एफ जी, इन 4 पॉइंट पे बच्चों वो टिक सकती है। तो जिन पॉइंट पे वो टिक सकती है उन पॉइंट पे हम बोलते हैं कि नेट फोर्स जीरो या पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। अब टेक्निकली हम इसको क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स पे बच्चों आप टेंजेंट खींचो। तो रेड कलर से मैंने टेंजेंट खींची है,
तो वो टेंजेंट आप देखोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि स्लोप जीरो है। तो स्लोप जीरो है तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों यहाँ पे जहां तुम्हारा स्लोप जीरो होगा, जहां तुम्हारा स्लोप जीरो होगा, उन पॉइंट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन होती है, जहां नेट फोर्स जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों सोच के बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है। यहां जो बॉल रखी होगी वो किस तरफ जाएगी, तो नेगेटिव साइड जाएगी। तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव में फोर्स, ये और वो तो खैर ठीक है, ये तो वैसे ही बताया। अब उससे निकालें, स्लोप से। तो बच्चों बताओ, मुझे बताओ, इस केस में एंगल 90 से कम या ज्यादा, तो स्लोप, फोर्स नेगेटिव, एंगल तो स्लोप नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव, यहां कम है। समझ गए? तो उससे भी निकाल सकते हो, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों बताओ, मान लो तो एक हमसे पूछा जाता है फोर्स की डायरेक्शन, वो चीज समझ पाए? ठीक है। अब वापस समझो, मान लो बच्चों इसको थोड़ा सा इधर खिसकाओ, कहां जाएगी, नीचे। तो हमने पॉजिटिव में खिसकाया, कहां गई है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में ऐसे खिसकाया, फोर्स इस पे कहां लगा, वहीं ले गई, वापस आ पाएगी। तो इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि आपने थोड़ा डिस्प्लेस किया, वो फिर नहीं आ पा रहे। आप नेगेटिव में खिसकाओ तो भी नहीं आ पाएगी, कहां चली जाएगी, नेगेटिव में। तो टेक्निकली हम इसको ऐसे बोलते हैं कि हम जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स हो तो इक्विलिब्रियम होगी अनस्टेबल। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो इक्विलिब्रियम क्या होगी, अनस्टेबल। ये समझ गए बच्चों? और वैसे बोले तो इसका जो लोकल मैक्सिमा होगा वो अपनी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। ये चीज क्लियर है? अब मान लो तुम इसको जबरदस्ती खिसका के इधर ले गए, छोड़ोगे तो कहां जाएगी, वापस। तो तुम पॉजिटिव में ले गए, फोर्स कहां लग रहा है, नेगेटिव में, तो वो फिर ले आएगा। तो इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लो बच्चों तुम इधर खिसका के ले गए नेगेटिव में, फोर्स कहां लगेगा, इधर, वो फिर ले आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो अपने मिनिमा के पॉइंट्स होते हैं, मिनिमा के पॉइंट्स, लोकल मिनिमा के पॉइंट्स, उन्हें हम बोलते हैं स्टेबल। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए याद करो बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, आप मैक्सिमा है तो नेगेटिव, हाँ, और इस पे डबल डिफरेंशिएशन, समझ गए? तो टेक्निकली हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, मिनिमा होगा तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। ये क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, जो ये पॉइंट्स हैं, मान लो यहां बॉल है, मैंने खिसका के यहां रख दी, क्या होगा, वहीं बनी रहेगी। खिसका के यहां रख दी, वहीं बनी रहेगी। खिसका के यहां रख दी, वहीं बनी रहेगी। तो डिस्प्लेस करने पे अगर वो वहीं टिकी बनी रहे तो उसे बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। ये चीज क्लियर है? ओके, यहां तक बच्चों कर लिया? ठीक है। अब बच्चों फिर पॉइंट्स बना के आप लिखते चलो। पॉइंट्स वेयर नेट फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एट दीज पॉइंट्स स्लोप विल बी जीरो फॉर यूएक्स कर्व। तो ऐसे पॉइंट जहां नेट फोर्स जीरो हो उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहते हैं। इन पॉइंट्स के लिए स्लोप जीरो होगा। यूएक्स कर्व के लिए स्लोप क्या होगा, जीरो। स्लोप जीरो यानी कि डी यू बाई डी एक्स जीरो, डी यू बाई डी एक्स जीरो। अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखोगे तो बी डी एफ जी, इस ग्राफ के हिसाब से बच्चों पॉइंट्स बी डी एफ जी, ठीक है ना बच्चों? पॉइंट्स वेयर नेट फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ऐसे पॉइंट जहां नेट फोर्स जीरो, उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोलते हैं। इन पॉइंट्स के लिए स्लोप जीरो होगा, किसके लिए, लेकिन यूएक्स कर्व के।
ठीक बच्चों, तो बच्चों जहां स्लोप जीरो होगा या du बाई डी एक्स जीरो होगा वहां क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम को अगर हम क्लासिफाई करें तो जैसा मैंने बताया स्टेबल इक्विलिब्रियम, बच्चों यहां तक कर लिया ना, ठीक है, हटा दो बच्चों। तो अब बच्चों नेक्स्ट लिख लो स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल इफ नेट फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट देन इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। तो अगर डिस्प्लेस करने पे नेट फोर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, नेट फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, तुमने पॉजिटिव में डिस्प्लेस किया फोर्स निगेटिव में लग रहा है, नेगेटिव में डिस्प्लेस किया फोर्स पॉजिटिव में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो इक्विलिब्रियम कैसी होगी, स्टेबल। दूसरी तरीके से बच्चों बोल सकते हैं पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा के जो पॉइंट्स होंगे वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स होंगे यूएक्स कर्व में। टेक्निकली बच्चों मिनिमा कब होता है, जब डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो। इस ग्राफ के हिसाब से बच्चों देखोगे तो वो क्लियरली दिख ही रहा है, डी पॉइंट हो जाएगा, तो वो लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही ठीक है, समझ गए ना बच्चों। बच्चों मॉड्यूल में नेक्स्ट चैप्टर आपके में कौन सा है, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, कहाँ मैकेनिक्स के बाद सीक्वेंस में ही चलाते हैं, हाँ, अगर कुछ आपका अलग कुछ दिमाग में हो तो बोलो, उस हिसाब से चेंज कर देंगे। अच्छा, नहीं अगर ऐसा होगा आप लोगों का मन होगा उस हिसाब से कुछ डिसाइड कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, जैसा आप लोगों को ठीक लगेगा वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत, कर लो। कोई नहीं, वो डिस्कस कर लेंगे जैसा भी होगा, कोई नहीं, ठीक है, कर लिया बच्चों इतना, चले आगे, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम सेम बच्चों, अब आगे लिख लो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऑन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल इफ नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल, या पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा विल बी पॉइंट्स ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये चीज हो जाएगी, और मैक्सिमा के लिए हम करते क्या, वही डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो। ठीक है बच्चों, कर लो। बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग, हाथ पे क्यों नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, क्लियर है बच्चा? हाँ, डबल डिफ्रेंशिएशन को ऐसे ही लिखते हैं। हाँ, ठीक है बच्चों, हटा दो इसे। अब ये था अनस्टेबल, फिर आ जाता है बच्चों न्यूट्रल। ऑन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल इफ नेट फोर्स रिमेन 0 देन इक्विलिब्रियम विल बी न्यूट्रल। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। कर लो बच्चों फटाफट। कर लिया बच्चों? ओके अब बच्चों कुछ और चीजें कर लो, चलो ठीक है ना बच्चों। बताओ, अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी? तो बच्चों फिर बताओ, अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी क्या? होगी, ठीक है। अब बच्चों पहले समझो, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? तो पहले समझ लेते हैं, फिर लिखवा देता हूँ। तो अभी लिखना नहीं है, अभी केवल समझना है। K प्लस यू, ई अपनी मैकेनिकल एनर्जी, के काइनेटिक, यू पोटेंशियल, ठीक है। तो बच्चों ये चीज फिक्स है, ये चीज फिक्स है। तो बच्चों ये ज्यादा होगी तो ये क्या होगी? कम। और अगर ये कम हुई तो ये ज्यादा। तो बच्चों जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल क्या होगी? मिनिमम। और जब काइनेटिक मिनिमम तो पोटेंशियल मैक्सिमम, ऐसा होगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो बच्चों इन पॉइंट्स को हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज कर लेते हैं। हालांकि ये पॉइंट्स हमें पता है, बट स्टिल हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज कर लेते हैं। ये चीज समझ पाए बच्चों? अब वापस बच्चों मुझे बताओ, यहां से देखना u तुम्हारे पास कितना आ गया? e माइनस के। अब बच्चों अगर मुझे ये मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? मिनिमम से मिनिमम। अब बताओ, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती है क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? 0। तो इसे 0 कर दोगे तो मैक्सिमम किसके बराबर आ जाएगी? E के। तो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कभी भी टोटल एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती। इसको भी बच्चों हम यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो अब बच्चों आगे आप लोग लिख लो, देखो, if only conservative forces are present then mechanical energy will remain, पॉइंट एक लिखना भूल गए, कंजर्व। if only conservative forces are present then mechanical energy will remain conserved। फिर जैसा मैंने आपको बताया, E इक्वल टू यू प्लस के, यू इक्वल टू ई माइनस के, यू मैक्स इक्वल टू ई माइनस के मिनिमम। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? 0। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो सकती है? E की। तो यहां से बच्चों क्या साबित हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी टोटल एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो वही बच्चों मैंने शायद नीचे लिखा होगा, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, हेंस पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। तो इन पॉइंट्स को बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज कर लेते हैं। और बाकी तो एक सिंपल सा ही है कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा।
कर लिया बच्चों इतना? ठीक है, कर लो। ठीक है बच्चों, हटा दो। अरुण कर लिया? हटा दो अरुण। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, हमने पढ़ा फोर्स क्या है, माइनस का डी यू बाई डी एक्स। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स के अलावा वाई जेड वगैरह में हो तो बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये एक्स का फोर्स हो गया, ये वाई का, ये जेड का। तो उस तरह से बच्चों हम कर सकते हैं, अगर मान लो एक्स वाई जेड तीनों फंक्शन में हो पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों इस सिंबल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, उसके थ्रू हम फोर्स लिख सकते हैं। अब बच्चों जैसे इसी टॉपिक पे, जो ये वाला टॉपिक है, इस पे एक क्वेश्चन आप घर पे अटेम्प्ट कर लेना, 3B क्वेश्चन 3rd। उसके अलावा बच्चों देखोगे एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक पे है, जो केवल ये वाला फॉर्मूला है, क्वेश्चन 4। ठीक है, तो बच्चों ये दो क्वेश्चंस ये घर पे कर लेना, एक बार इतना नोट कर लो। 3B एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन 3, 4A क्वेश्चन 4 बच्चों इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, एक बार घर पे कर लेना। इतना नोट कर लिया बच्चों? अब बच्चों अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा, तो उसको देखें बच्चों। देखो बच्चों ये एनर्जी डायग्राम, तो ux कर्व अपना एनर्जी डायग्राम हो गया, किसी किसी में ur हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर वो du बाई dr कर दोगे, उसमें x की जगह r कर दोगे। अब इसमें कंक्लूजन क्या है, एक तो फोर्स की डायरेक्शन पूछ सकता है, कैसे निकालोगे, नेगेटिव ऑफ स्लोप। मान लो यहाँ निकालना है तो पॉजिटिव स्लोप है तो नेगेटिव फोर्स कर लोगे। जहाँ स्लोप जीरो होगा वहाँ इक्विलिब्रियम, मिनिमा पे स्टेबल, मैक्सिमा पे अनस्टेबल, इस पे न्यूट्रल। जहाँ भी इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पे स्लोप जीरो होना जरूरी है या फोर्स जीरो होना जरूरी है। तो वही बच्चों मैंने बताया है, जहाँ स्लोप जीरो होगा या फोर्स जीरो होगा वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं, अगर डिस्प्लेस कर पार्टिकल वापस आ सकता है, यानी कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्टेबल, टेक्निकली बोलेंगे मिनिमा वाला। अनस्टेबल में अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा, जहां डिस्प्लेस कर रहे हो उधर ही फोर्स होगा, टेक्निकली मैक्सिमा वाले पॉइंट या डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो। न्यूट्रल में डिस्प्लेस करने पे फोर्स जीरो बना रहेगा, डबल डिफरेंशिएशन जीरो। अब बच्चों केवल कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है, कंजर्व है तो ये चीज फिक्स है, ये ज्यादा होगी तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, ठीक है। अब कई बार हमें जरूरत पड़ती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव तो होगी नहीं, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है बच्चों? ओके, फिर बच्चों मैंने बताया कि अगर x के अलावा y z में हो तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट बच्चों इस चैप्टर में देखोगे तो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। बस जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करना बाकी है, जो हमने लास्ट टॉपिक अभी पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करना बाकी है, बाकी बच्चों ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो बच्चों फिलहाल के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं।